अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ कहेंगे इस्लामिक स्टेट, तो कुछ कहेंगे अलकायदा और कुछ किसी अन्य संगठन का नाम लेंगे। लेकिन अगर सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा देश है जहां पर आतंकवादी हमले 2024 में 94% तक बढ़ चुके हैं, तो क्या आप उस देश का नाम बता पाएंगे? और अगर मैं कहूं कि आतंकवादी अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डीप फेक वीडियो से मासूम दिमागों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो क्या आप इसे मानेंगे? इसी तरह के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के द्वारा हम ये जानेंगे कि आतंकवाद अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल समस्या का रूप ले चुकी है। और अगर हम आज इसे नहीं समझेंगे, तो कल इसका शिकार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक 4 आतंकवादी संगठन कौन-कौन से हैं और सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश दुनिया के कौन-कौन से हैं, और नए-नए आतंकवादी तरीक़ों के बारे में भी हम इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, जीटीआई रिपोर्ट 2025। इस इंडेक्स को हम कंप्लीट एनालिसिस करें, उसके पहले हम इसके संबंध में कुछ बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हैं, ताकि आगे का लेक्चर हमको आसान लगेगा और समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है। इसकी कई छोटी छोटी ब्रांचेस न्यूयॉर्क में भी है, ऑक्सफोर्ड में भी है। इस तरह अलग अलग विश्व के अलग अलग कोनों में इसकी ब्रांचेस खुली हुई है, और उन ब्रांचेस के द्वारा ये अपने रिसर्च वर्क को लगातार करते रहते हैं। और इनके रिसर्च वर्क के बाद में कुछ रिपोर्ट पब्लिश होती है, जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हो गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट हो गई। ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं और इस रिपोर्ट के डेटा को वर्ल्ड बैंक, यूएनओ जैसे संगठन भी अपने रिसर्च वर्क में यूज़ में लाते हैं। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी दुनिया का महत्वपूर्ण थिंक टैंक है, जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शांति को मापता है, आतंकवाद की घटना, हिंसाओं को मापता है, और इस तरह से अलग अलग तरीके से अपने इंडेक्स को जनरेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और चीज़ जानना जरूरी है कि ये कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है, तो सबसे पहले तो यह है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 3 इंडेक्स मेनली आईईपी के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के आंकड़ों पर। सबसे पहली चीज़ तो हम इस जो इंडेक्स है उसके मेन फाइंडिंग को देखते हैं। इस मेन फाइंडिंग में अगर हम देखें तो दुनिया के सभी देशों का इन्होंने एनालिसिस किया, और उसमें से सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश जिसको माना है वह है बर्किना फासो। ये अफ्रीकन कंट्री है, बर्किना फासो को सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित माना। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थिति पहले 4th नंबर पे थी, इस बार सेकंड नंबर पे आ गया। यानी कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटना है पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं क्यों ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पिछले साल के डेथ के आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान में इस बार आतंकवादी हमलों से होने वाली डेथ में 45% का इजाफा हुआ है। ठीक है, वहीं बर्किना फासो जरूर नंबर 1 पर है आतंकवादी घटनाओं में, लेकिन यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं पिछले साल की तुलना में कम हुई है। ठीक है, कम होने के बावजूद भी यह लगातार नंबर 1 पर बैठा हुआ है। ठीक है, और क्यों है नंबर 1 पर, क्या इसके कारण है, उसको हम आगे लेक्चर के आगे वाले पार्ट में इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 3rd नंबर पर है सीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आतंकवाद से प्रभावित मेनली देश कौन कौन से हैं? पहले पे बर्किना फासो, सेकंड पे पाकिस्तान और 3rd पर है सीरिया। ठीक है, 4th में माली, 5th में नाइजर, 6th में नाइजीरिया, 7th में सोमालिया, 8th में इजराइल, 9th में अफगानिस्तान, 10th में कैमरून। ठीक है, अच्छा, इजराइल भी यहाँ पर, इजराइल और हमास का जो
आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसके कारण भी इजराइल को यहाँ पर 8वें नंबर पर रखा गया है। और हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था, उसके कारण जितनी मृत्यु हुई थी, उसी के कारण इस साल जब हम इस रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं, तो इस बार जो डेथ में इजाफा हुआ है आतंकवादी हमलों के कारण, वो मेन कारण था हमास के हमला जो इजराइल पे किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 मेन देश हैं। अब यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत यहाँ पर 14th नंबर पर अभी स्थिर है। ठीक है, तो ये टॉप 10 देश देख लिया आपने आतंकवाद से प्रभावित देश, और इसमें 14 नंबर पे देखा इंडिया। ठीक है, अब ये अलग मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आतंकवाद प्रभावित में देखें तो सबसे नंबर 1 पर आप देखेंगे बर्किना फासो। ठीक है, ये कहाँ पर है, अफ्रीकन कंट्री है। आगे हम इस पूरे रीजन का एनालिसिस करेंगे, साहेल रीजन। ठीक है, ये पूरा साहेल रीजन है, और दुनिया भर में आतंकवाद से 51% डेथ वो इसी रीजन में हुई है। ठीक है, तो ये बर्किना फासो यहाँ पर है साहेल रीजन में, अफ्रीकन कंट्री। सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है पाकिस्तान, और थर्ड पे आ जाता है आपका सीरिया। ठीक है, तो ये हमने नक्शे में भी इसका एनालिसिस कर लिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने बात करी है साहेल रीजन की। तो अगर हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को देखते हैं, तो इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। अगर हम इस फाइंडिंग में अगर हम देखें, तो यहाँ पर डेथ की बात करें कि 2023 की तुलना में 2024 में डेथ कितनी हुई आतंकवादी हमलों के कारण। ठीक है, तो 2024 में टोटल डेथ हुई है 7,555। ठीक है, 7,555 डेथ हुई है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो 51% डेथ कहाँ पर हुई है, साहेल रीजन में। ठीक है, अब साहेल रीजन में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये सहारा और सवाना के एरिया के बीच में आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका वाला जो पार्ट है वो मेनली साहेल रीजन में आता है। और ये साहेल रीजन की अगर हम बात करें तो एक तरह से सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित समस्या भी है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, यहाँ पर एक तो पानी जो बारिश होती है, बारिश में कमी आई है। बारिश में कमी आएगी तो खेती, पशुपालन, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित होगी। अब ये सारी चीज़ें संकट ज़मीन पे नज़र आएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं इस रीजन में फिर जातीय तनाव, अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीके के टेंशन्स आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में दिखेंगे। ये केवल मैं साहेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सर्वविदित बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की समस्या होगी तो वहाँ पर गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद की घटनाएं, क्राइम रेट का बढ़ना, ये सारी घटनाएं हर जगह पर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की समस्या सबसे ज़्यादा यह एरिया प्रभावित रहा है, और उसके कारण यहाँ पर जातीय तनाव भी है, यहाँ पर सरकारें भी अस्थिर है, राजनीतिक तनाव भी है। ठीक है, इसके अलावा इस साहेल रीजन में जो आपको देश दिख रहे हैं, उसमें अगर हम देखें मेनली तो सेनेगल, माली, नाइजीरिया, बर्किना फासो, नाइजर, चाड, ये सारे देश इसमें शामिल है। ठीक है, अब ये जो साहेल रीजन की कंट्री है ना, समस्या तो है लेकिन मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर भरपूर है। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर जैसे यूरेनियम, गोल्ड, ऑयल, मैग्नीज, लाइमस्टोन, आयरन, ये सारे मेन खनिज आपको इस रीजन में मिलते हैं। ठीक है, अगर उसमें बात करें तो नाइजीरिया ये यूरेनियम का 7th प्रोड्यूसर है, 7 नंबर का। ठीक है, अब जब इतने इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस नज़र आते हैं तो आप दुनिया का जब एनालिसिस करोगे, अलग अलग आप बैठ के शांति से एक बार इसका एनालिसिस करना, जहाँ जहाँ मिनरल रिसोर्सेस नज़र आते हैं इम्पोर्टेंट, है ना, तो वहाँ वहाँ दुनिया के शक्तिशाली देशों की नज़र पड़ जाती है, गिद्ध जैसी। शक्तिशाली देशों में बात करें तो कौन है, रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं की नज़र ज़्यादा क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो एक्सकेवेशन करना है, यानी कि यहाँ से मिनरल निकालना है, तो उसके लिए जो एक तरह से खर्चा है वो यही पूरा कर सकते हैं, यही देश जो आपको बड़ी शक्तियाँ दिख रही है। ठीक है,
दूसरे देशों के पास इतने संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है कि वो दूसरे तीसरे देश में जाकर एक्सकेवेशन को अंजाम दे। ठीक है, अब गिद्ध जैसी नज़र इन पे पड़ती है मिनरल्स पे, और वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं, और वही इंटरेस्ट फिर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए खतरा साबित होता है। अब यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं कि साहेल रीजन में जो 51% आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है, तो वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि इन मिनरल रिसोर्सेज के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। अमेरिका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, रशिया भी दिखा रहा है, चाइना भी दिखा रहा है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां जब इंटरेस्ट दिखाती है, तो फिर वहाँ के जो असंतुष्ट गुट हैं उनको दूसरे देशों के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर एक तरह से वो क्षेत्र जो कि मिनरल रिसोर्सेज से संपन्न है, वो एक अशांत क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा का ऐसा ही वहाँ पे कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। रशिया ने क्या करा है? स्पेशली बुर्किना फासो में जाकर फ्रांस के खिलाफ लोगों में असंतोष को भड़काया। ठीक है, और रशिया का और चाइना का मेन उद्देश्य क्या था? मिनरल रिसोर्सेज। चाइना अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए क्या चाहिए उसको? यूरेनियम। तो वो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, रशिया यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, और वो क्या कर रहा है कि वहाँ के जितने भी संगठन है उनको दूसरे देशों के खिलाफ क्या कर रहा है? भड़काना स्टार्ट कर रहा है, और इस तरह से आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर बढ़ती जा रही है। एक बार आप दिल से सोचना, अफगानिस्तान को ले ले, सीरिया को ले ले, है ना, इवन यूक्रेन को भी ले ले, यूक्रेन रूस की भी जो अभी लड़ाई हो रही है। ठीक है, सब जगह क्या देख रहे हो आप? मेन इंटरेस्ट तो बड़े देशों का है, ये केवल इनके कंधों पर रखकर क्या है? बंदूक चला रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज़ है, रूस यूक्रेन की लड़ाई कहाँ पर हो रही है? यूरोप में हो रही है, लेकिन उस लड़ाई का असर जो है वो इस सालेह रीजन पे भी दिख रहा है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने, चूंकि रूस का यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा है, तो यूक्रेन ने क्या करा कि यहाँ पर एक संगठन को पकड़ा और भैया रूस के खिलाफ उसको यूज करने लग गया। उसका मकसद ये था यूक्रेन का कि रूस को यहाँ पर कमजोर करना, और रूस का मकसद क्या था? यहाँ पर अमेरिका को कमजोर करना, फ्रांस को कमजोर करना, यूरोप की जो शक्तियाँ हैं उनको कमजोर करना। और इस तरह से क्या है, दोनों मेन प्लेयर दूसरे हैं, और लड़ ये बेचारे ये साहेल रीजन के लोग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी फाइंडिंग थी जो साहेल रीजन के लिए, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन, इसके मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पर रशिया चाइना का क्यों इंटरेस्ट है, ये आपको जानना चाहिए। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है ना, रूस यूक्रेन का युद्ध का यहाँ पर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की फाइंडिंग पे अगर हम देखें तो इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बताया गया है कि दुनिया में टोटल जो 2024 में जो टोटल डेथ हुई है वो है 7,555। ठीक है, उसमें से भी अगर हम देखें तो 4,204 आतंकवादी हमलों के कारण जो मौतें हुई है, 7,555 में से 4,204 मौत वो केवल 4 आतंकवादी संगठन के कारण हुई है। और वो 4 आतंकवादी संगठन कौन है? ये दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इस्लामिक स्टेट, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमिन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला तालिबानी संगठन है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अल शबाब। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा आगे के लेक्चर में, ताकि बार बार ये पूरा इतना बड़ा वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस्लामिक स्टेट IS, JNIM, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अल शबाब। ठीक है, अब इनके एरिया जानते हैं। देखिए, इस्लामिक स्टेट, आपने इसके साथ बगदादी का नाम सुना होगा। ठीक है, इस्लामिक स्टेट का मकसद क्या है? मकसद यह है दुनिया में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है, इनका मेन एरिया अगर देखें इस्लामिक स्टेट का, तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट 22 देशों में सक्रिय है, 22 देशों में स्प्रेड हो गया है। शुरुआत इसकी इराक के कुछ शहरों से हुई थी, आपने देखा होगा मोसूल, बगदाद, इस तरह से एक एक शहरों को ये कब्जा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनका नेटवर्क 22 देशों में फैल चुका है। ठीक है, ये साहेल रीजन में भी पहुंच चुके हैं, एशिया में भी है, मध्य पूर्व वाला एरिया तो इनका था ही पहले, मध्य पूर्व, अफ्रीका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला, पश्चिमी अफ्रीका वाला एरिया, फिर इसके बाद में एशिया के कुछ रीजन। ठीक है, वहाँ पर इनका नेटवर्क फैल गया है। इनके 9
जिहादी संगठन है। इसके अलावा कई जगह पर इन्होंने अपने अपने एक सहयोगी संगठनों को भी बना लिया है। ठीक है, अब नेटवर्क फैलने का कारण क्या है? सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, फिर इसके बाद में टेलीग्राम चैनल हो गया। ठीक है, टेलीग्राम और फेसबुक के द्वारा इन्होंने अलग अलग देशों के जितने भी असंतुष्ट लोग हैं, उनके असंतुष्ट युवाओं को इन्होंने अपने संगठन में भर्ती करा और एक तरह से उनका ब्रेन वॉश करा और इस तरह से अपना एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, इसके कुछ नेटवर्क के तार हमारे इंडिया में भी मिले थे, बेंगलोर में, केरला में। ठीक है, इस्लामिक स्टेट के। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया और ये आज भी यानी कि छुपे पाँव, दबे पाँव ये लगातार काम करते जा रहे हैं और इनका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया के लिए खतरा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इनका जो मकसद है वो एक अलग अलग तरीके के हमले को अंजाम देना, जिसमें कि आत्मघाती हमले, ठीक है, अलग अलग तरह के आतंकवादी हमले जिससे मासूम लोगों की जान का खतरा है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये सारे संगठन आपको ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा एनालिसिस है कि ये संगठन तो केवल एक मोहरा है। असल इसकी जो जड़ है वो क्या है? मैंने बताया था, मेन प्लेयर कौन है? यूएसए, रशिया, चाइना। ये लोग जब तक नहीं सुधरेंगे, ये मेन देश, तब तक क्या है, ये संगठन, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? फंडिंग इन्हीं देशों के द्वारा मिलती है। जब तक मेन जड़ हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मेन कंसर्न है। सेकंड की बात करें तो वो आता है जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमिन। ठीक है, JNIM। ये मेनली साहेल रीजन में इसकी एक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है, साहेल रीजन में जो भी आतंकवादी वारदात हो रही है उसके लिए मेनली जिम्मेदार कौन है? ये JNIM संगठन। और फिर सेकंड नंबर पर आता है इस्लामिक स्टेट। ठीक है, फिर बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का तालिबानी संगठन है। इसका एरिया देखें तहरीक तालिबान का, तो इसका खैबर पख्तूनख्वा, अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है पाकिस्तान की, वहाँ पर इनका मेन एरिया है। ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है और इसने एक बहुत ही शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था। आपको याद होगा 2014 में इन्होंने पेशावर में आर्मी स्कूल था, उस आर्मी स्कूल में जाके छोटे छोटे 132 बच्चों को इन्होंने गोलियों से भून दिया था। ठीक है, और हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं है, लेकिन लोगों की जो भावनाएं होती है उसमें एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे ही ये वारदात सामने आई थी तो भारत के लोगों ने भी इस पर काफ़ी रोष जाहिर किया था और उसके बाद ही पाकिस्तान की सरकार जागी थी कि भैया आतंकवाद दूसरे देश का अच्छा नहीं होता, हमारे देश का ख़राब होता है, ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता है। ठीक है, आतंकवाद है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि दूसरे देश का आतंकवाद अच्छा है, हमारे देश का आतंकवाद ख़राब है। आतंकवाद को एक ही नज़रिए से देखना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान की सरकार ने इसके खिलाफ एक तरह से एक्शन लेना स्टार्ट किया था और फिर उन्होंने अपना एक ऑपरेशन भी चलाया था। लेकिन अभी भी इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है और पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए ये प्रमुख ये संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जिम्मेदार होता है और इसके कारण ही पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों से होने वाली डेथ 45% बढ़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें अल शबाब की बात करें तो अल शबाब ये पूर्वी अफ्रीका वाले रीजन में सक्रिय है। पूर्वी अफ्रीका में भी बात करें तो सोमालिया इसका मेन एरिया है जहाँ पर ये सक्रिय है, सोमालिया, केन्या। अच्छा, एक और चीज़ है, ये चारों संगठन की मेन विचारधारा की बात करें तो वो वही है, इस्लामी कानून को पूरे विश्व में लागू करना, शरीयत को लागू करना, इस्लामी स्टेट के रूप में पूरे विश्व को बदलना। ठीक है, वैसे ही तहरीक तालिबान को देखें तो वो इसका मेन पाकिस्तान की सरकार से फाइट क्या चल रही है, क्योंकि ये शरीयत को लागू करना चाहते हैं और अपनी विचारधारा को पाकिस्तान पर थोपना चाहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ये सारी लड़ाई चल रही है। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक और लॉन्ग लेक्चर बनाया था, आप लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी थी और वो थ्योरी जो कि बता रही है कि कोल्ड वार के बाद
दुनिया की जो लड़ाइयाँ होगी वो किस कारण होगी, सभ्यताओं के बीच लड़ाइयाँ होगी। और सभ्यता की लड़ाइयों को समझने के लिए आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी को समझना पड़ेगा। आप उस लेक्चर को देखिए और फिर उसके बाद में आप इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ये फाइंडिंग थी। फिर आते हैं हम कि आतंकवाद को लेकर इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि भविष्य में आतंकवाद की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले हम आतंकवादी को बम, गोले और बंदूकों से ही पहचानते थे, ठीक है। लेकिन अब आतंकवाद जो है साइबर साइबर माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता ही जा रहा है, ठीक है। और आप पहचान भी नहीं सकते हो कि हो सकता है कि आपका पड़ोस वाले को सीधे सीधे जो टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, वहाँ से सीधे वो संपर्क कर रहा है, तो भी आप पता नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में आप इसकी लिमिट बांध ही नहीं सकते हो, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ कि जो इस्लामिक स्टेट है वो 22 देशों में सक्रिय हो गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि फ्यूचर में आतंकवादी घटनाएं इसलिए ज़्यादा खतरनाक होगी, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, हम बात करते हैं ग्रोक एआई की, हम बात करते हैं डीप सीक की, तरह तरह के एआई मॉडल की बात करते हैं। एआई मॉडल से मानवता को भला होगा, लेकिन उसका मिसयूज़ भी होने की संभावना है, ठीक है। और मिसयूज़ कैसे होगा? डीप फेक वीडियो बनेंगे। डीप फेक वीडियो के द्वारा आपको अपनी सरकारों के खिलाफ भड़काया जा सकता है कि ये आप एक तरह से भड़काऊ धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले कुछ वीडियो बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन कट्टरता फैलाना, धर्म की गलत गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके से जो मासूम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करने का मादा रखते हैं इन अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो एआई यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है, और इसलिए एआई के जो डेवलपर हैं, सैम अल्टमैन ले लो, एलन मस्क ले लो, उन सबको इस बात पे सोचना चाहिए कि इसका हम मिसयूज़ को किस तरह से रोक सकें, ठीक है। फिर बात करें तो सोशल मीडिया एल्गोरिदम हो गया, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम जैसे कई सारे चैनलों के माध्यम से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इस्लामिक स्टेट है या अन्य आतंकवादी संगठन है वो किस तरह से भटके हुए युवाओं की तरफ भटके हुए युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है इन सारे चैनलों के माध्यम से। तो सरकार को चाहिए कि इन चैनलों पर प्रॉपर तरीके से निगरानी रखना स्टार्ट करें और प्रॉपर तरीके से सर्विलांस रखें, ताकि रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल सके और वारदात को होने से पहले ही रोका जा सके, ठीक है। इसके अलावा गुप्तचर एजेंसियां भी एआई का उपयोग करके आतंकवादी विरोधी अभियान को मजबूत कर रही है। भारत ने भी अपना एआई मिशन अभी स्टार्ट किया है। अभी हाल ही में पेरिस में एआई समिट हुई थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और उस एआई समिट में भी ये बात उठी थी कि वैश्विक आतंकवाद, जो ग्लोबल आतंकवाद टेररिज्म फैल रहा है, उसमें एआई का मिसयूज़ ना हो, उसके लेकर दुनिया के अलग अलग देश रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एआई उसके ऊपर काम करे और टेररिज्म को रोकने में भी ये अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी मदद करने में भी ये सहयोगी हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस वाले लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।